दिस इज सत्य प्रकाश यादव और मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। आपके बीटेक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी ने कोड बनाया हुआ है वो है KCS 101 और KCS 201। ये दो कोड यूज होते हैं। KCS 101 फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया था, KCS 201 सेकेंड सेमेस्टर में यूज किया था। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये क्या करेगा। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग कोई सुने होंगे प्रोग्रामिंग के बारे में, हम लोग C++, जावा, .NET होता क्या है एक्चुअली, अब ये समझते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो समझने के लिए पहले बात करेंगे हम लोग, फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। जैसे आप कुछ भी आप इंटर करते हो, आप कुछ भी लिखिए, से सपोज करिए कि आपने लिखा हाय, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं, कहीं भी किसी ऐप पे कुछ लिखते हैं, वो कैसे सिस्टम को मिलता है और सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में कुछ कैसे रिप्लाई करता है, आपको हेलो हाय जो भी उसका रिप्लाई करता है। तो ये होता कैसे है, जब कभी भी कोई भी हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं, कोई भी जब हम प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, तो उस समय हमें एक सबसे बड़ी जरूरत होती है वो है लैंग्वेज। उस तरह से हमें इसमें भी कंप्यूटर के लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। तो जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ी सबसे पहले, उसमें हमारे बहुत सारी लैंग्वेज आई थी, 805, 806 जो मदरबोर्ड की लैंग्वेज कही जाती है। जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो बनी C लेवल लैंग्वेज, उसका नाम था C लैंग्वेज। C लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जिसको ये कोड में हमें पढ़ना है। इस कोड में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब हमारा मकसद होगा, मोटिव होगा, ये सब्जेक्ट है क्या, ये C प्रोग्रामिंग है क्या, क्यों है, कब आया, कैसे आया। होता क्या है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को तब तक क्लियर नहीं कर पाते हैं जब तक हम उस सब्जेक्ट के बेस में ना घुसे। सबसे पहले हम उस बेस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर आएंगे। जैसे इस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आदमी लाइफ टाइम पढ़ तो लेता है लेकिन उससे आप अवेयर नहीं हो पाते हैं। जैसे कुछ चीजें बेसिक चीजें होती है, जैसे कि ये C, व्हाट इज C, एग्जैक्टली C को कैसे डिफाइन करें। दूसरा, ये एक लैंग्वेज है तो कब आया, कभी तो आया होगा, ये कब आया। दूसरा, आया तो कहाँ, ये सबसे पहले देखा गया, या कौन लेके आया, कहाँ लेके आया, ठीक है। और किसके द्वारा आया, बाई whom, किसके द्वारा ये आया, ठीक है ना। कहाँ आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये कहाँ आया, ठीक है। कब आया, कैसे आया, कहाँ आया, कौन लेके आया, और ये हुआ क्या, हाउ, कैसे इट इज पॉसिबल। मतलब ऐसा तो नहीं है, हम लोग इन्वेंशन में अक्सर पढ़े हैं कि वो पूछ रहा है बन कुछ और जाता है। उसी तरह से C के साथ भी एक कहानी है, इस बनाने गए थे कुछ और बन गया क्या। तो वो क्या था रीजन, इसके पीछे जो रीजन था, रीजन क्या था इसका, रीजन बिहाइंड दिस, जो इस लैंग्वेज के पीछे कुछ छुपा हुआ वो क्या है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो डेवलपमेंट होता है, हम फ्रंट एंड जो डेवलपर होता है या जो इन्वेंटर होता है या जो भी फाउंडर होता है उसको तो सब कोई जानता है, जो बैकएंड पे काम करते हैं उनको कोई नहीं जानता है। तो ये इस जो C लैंग्वेज थी, इसके बैकएंड पे जो कर रहा था उसका क्या नाम था, यानी विथ whom, इसके साथ जो थे उनका नाम विथ whom, कोई तो होगा जो इनके साथ होगा जिसको हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। अब हम इन सारे क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के बारे में अंदर घुसना शुरू करेंगे और तब जाके एक एक करके इस सब्जेक्ट के स्टेप बाय स्टेप एलाबोरेट करेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं C क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो C इज बेसिकली अ लैंग्वेज, इट इज a computer mother tongue language, and is known as language। अब बात करते हैं लैंग्वेज का। अब सपोज करिए कि इंडिया में हम हैं और हमें किसी से कोई बात कहनी है, तो बिना लैंग्वेज का पॉसिबल है क्या हम कह पाएंगे उससे, नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो सिस्टम की लाइफ हो। तो सिस्टम में भी एक लैंग्वेज चाहिए। कंप्यूटर में जो सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज को अपना बेस माना, जो आज की दुनिया चकाचौंध देख रही है, वो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस लैंग्वेज के बारे में हम जब ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे।
ये कब आया? 1972 में इसे इन्वेंट किया गया था। इन्वेंशन जो इसका हुआ था 1972 था। अब इसको लाया कौन? लाने वाला जो शख्स था बाई वो थे डेनिस रिची। इसको लाने वाले थे डेनिस रिची। जो फाउंडर थे, जो डेवलपर थे, जो इन्वेंटर थे, उनका नाम क्या था? डेनिस रिची। अब आपको लग रहा होगा डेनिस रिची था कौन, है कौन, कब आया, कब गया? तो डेनिस रिची इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। डेनिस रिची इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि अभी न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, यूएस में है, जो 2011 में मर गए। ये 2 बार नोबेल अवार्डेड थे यूएस में, जो यूएस गवर्नमेंट का सबसे अच्छा अवार्ड होता है, उससे अवार्डेड थे। ये कहाँ पे ढूंढ के लाए थे? ये जो इन्वेंशन हुई थी सी की, वो जगह कहाँ है? जिस जगह पे इन्वेंट किया गया था उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है AT&T वेल लेबोरेटरी। ये कहाँ है वेल लेबोरेटरी? ये यूएसए में है, यूएसए में। अब आपको एक दिमाग में फिर से क्वेश्चन रेज कर दिया होगा कि ये AT&T का फुल फॉर्म क्या है? तो AT&T का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है AT&T का A फॉर अमेरिकन, T फॉर टेलीफोन एंड another T फॉर टेलीग्राफ। तो AT&T की जो बात करेंगे, AT&T is a American telephone and telegraph. What exactly it is doing? Nowadays ये क्या करता है? पहले क्या करता था? तो ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का। पहले ये किसी प्राइवेट फर्म के रूप में था। इसका प्राइवेट फर्म का फाउंडर कौन था? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि AT&T है तो किसी की तो होगी। तो AT&T का जो फाउंडर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने अपने सरनेम के नाम से इसका आगे का कहानी बनाया था, जो कि टेलीफोन की वो रिंग जो होती है उसको डिजाइन करते थे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये AT&T कब फाउंड की गई थी, मतलब बनाया कब गया था, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? दैट वाज द 1875, 1875 में इसे हम बनाए थे। अब क्वेश्चन ये है आपका, तो यहां तक हम सब लोग क्लियर कर चुके हैं कि सी कौन बनाया था? तो सी को फाइंड करने वाले थे डेनिस रिची। कब लेके आए थे? 1972 में। कहां लेके आए थे? AT&T वेल लेबोरेटरी जो यूएसए में है। ये AT&T किसका है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का था। अब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च माना जाता है, यूएस गवर्नमेंट का है। यूएस का सेंट्रलाइज्ड रिसर्च सेंटर है ये, जहां पे प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड किया गया। AT&T का फुल फॉर्म क्या था वो बता दिया। अब बात हम करेंगे कि हाउ। अब ये हाउ के बारे में देखेंगे और विथ हूम जो थे उनको पहले नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। विथ हूम थे, उनका नाम था केन थॉमसन जो थे वो इनके कॉलीग थे। किसके कॉलीग थे? डेनिस रिची। होता क्या है कि समझते हैं बातों को, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होती है बनती है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें अकेले नहीं बनता, एक पूरी टीम होती है। उस टीम की हायरार्की होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, टीम लीडर होता है, टीममेट्स होते हैं। तो ये टीममेट्स थे। डेनिस रिची और केन थॉमसन ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे। वो प्रोजेक्ट असाइन की गई थी, उस प्रोजेक्ट में दोनों मेंबर थे। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोजेक्ट बोल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट की अगर नाम की बात करें तो उस प्रोजेक्ट का नाम जो था वो अब हम यहाँ आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं आपको। प्रोजेक्ट का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इन लोगों को 1968 में हैंडओवर किया गया था प्रोजेक्ट। अब जब कभी भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट किसी को देती है तो उसमें टारगेट फिक्स होता है कि आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है। इस प्रोजेक्ट के मेंबर जो थे वो कौन थे? डेनिस रिची थे, डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। इन्होंने जब इस प्रोजेक्ट को पाया, जो कोई प्रोजेक्ट पीछे कंप्लीट किए होंगे उसमें इनका ज्यादा मन लगता था। इनको डेडलाइन दी गई थी 2 इयर्स की, ये कंप्लीट नहीं कर पाए। मीनवाइल ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग नहीं कर पाए? कुछ तो रीजन रहा होगा कि बिकॉज दे आर द हाई क्वालिफाइड पर्सन, दे आर द हाईली क्वालिफाइड पर्सन एट द टाइम। इन्होंने क्या किया उस समय
डेनिस रिची और केन थॉमसन जब काम पूरा नहीं कर पाए तो 1969 में जिस कंपनी में थे ये लोग, एमएनसी कंपनी थी सो कॉल्ड, उस कंपनी का कहीं पे नाम जिक्र नहीं है, एमएनसी कंपनी है और 90s के दशक की एमएनसी कंपनी जो यूएस की थी सबसे बढ़िया कंपनियों में आईबीएम है। तो वी आर सपोज दैट कि वो आईबीएम में थे, ठीक है, ये कहीं ऑथेंटिकेटेड नहीं है। इवन डेनिस रिची और केन थॉमसन ने अपने बायोग्राफी बुक में भी कहीं मेंशन नहीं किया किस कंपनी में थे वो। तो सपोज दैट दे वर वर्किंग इन द आईबीएम कंपनी, तो 1969 में आईबीएम ने इनको फायर कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जब ये निकालेगा तो ये लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपने एक मोर सुपर सीनियर जो इनके बीटेक के टाइम के या इंजीनियरिंग के टाइम के, ग्रेजुएशन के टाइम के जो इनके सुपर सीनियर थे, कौन थे सुपर सीनियर जरा बताइए? ये थे अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर से अपनी एक कंपनी चलाया करते थे। तो इन्होंने केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इनसे रिक्वेस्ट की बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू बिल्ड आवर देयर ओन सिस्टम या देयर ओन लाइब्रेरी। तो वो लोग क्या करेंगे कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनके लैब में स्पेस मांगा कि हमें कुछ समय के लिए स्पेस दे दीजिए, हम आपको कुछ अपना पर्सनल काम करना चाहते हैं। ग्राहम बेल ने यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्हें कॉन्विट कर दिया 1969 में और दोनों उस समय के स्पैन टाइम डिसाइड हुआ उस टाइम पे आके काम करने लगे। जब ये काम करते थे उसी बीच में केन थॉमसन को, डेनिस रिची को नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, केन थॉमसन को प्रोग्रामिंग का एक सिम्टम्स दिखाई दिया और उस प्रोग्रामिंग को डेवलप किया केन थॉमसन ने 1970 में। उस लैंग्वेज का नाम रखा बी लेवल लैंग्वेज, बी लेवल लैंग्वेज। अब केन थॉमसन क्या हुआ कि जीरो से हीरो बन गए। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों एक सिंपल इंसान थे, दोनों सिंपल डेवलपर थे, काम करते थे, किसी लैब में कुछ पार्ट के लिए गए थे। उसी समय इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया और उस समय जो लैंग्वेजेस थी वो क्या इतना कैपेबल नहीं थी जो ये हीरो बन गए। तो 1970 में जो लैंग्वेज चलती थी, जरा उन लैंग्वेज के बारे में फोकस करते हैं। एट द टाइम ऑफ 1970 जो लैंग्वेजेस थी उसमें था कोबोल, फोर्ट्रैन एंड मेनी मोर लैंग्वेज वर देयर। हमें इससे मतलब नहीं रखना कि अपना बेसिक लेना। कोबोल क्या थी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब जो सिर्फ बिजनेस में होता है। फोर्ट्रैन क्या था? फॉर्मूला ट्रांसफर, जो सिर्फ मैथमेटिकल काम करेगा, साइंटिफिक काम करेगा। तो ये उस समय जो लैंग्वेज चलती थी वो स्पेसिफिक थी, जो सॉफ्टवेयर थे वो स्पेसिफिक थे, वो एक साथ नहीं काम कर सकते थे। और बस अब